हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। ये भी आशा रखती हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए पूरे साहित्य के साथ में तैयार हैं। जैसे कि टाइम टेबल के अनुसार आज शुक्रवार हमारा विज्ञान का पीरियड है, तो चलिए बच्चों, हम आज के लेसन की प्रकरण की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा प्रकरण है वनस्पतियों का वर्गीकरण। तो शुरू करने से पहले पिछले क्लास में हमने क्या क्या सीखा, शॉर्ट में हम थोड़ा सा उसको याद करने की कोशिश करेंगे, और याद करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमने वर्गीकरण का मूलभूत आधार समझा। रॉबर्ट विटाकर साइंटिस्ट वैज्ञानिक की पंच जगत वर्गीकरण पद्धति के बारे में जाना, जो इस प्रकार है बच्चों। फिर से मैं आपको याद दिलाती हूँ। सजीवों का वर्गीकरण, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, वनस्पति और प्राणी। सब आपको एक्टिविटी याद होगी, पूरी कृतियाँ, ऐसे उम्मीद करती हूँ बच्चों ये भी आपको याद होगा। मैं फिर से इसलिए दोहरा रही हूँ कि किसी तरह से आप लोग जो है पढ़ाई के लिए अपने मन की तैयारी रखिए, और मन की जब तैयारी हो जाएगी ना बच्चों, तो जो हमने पिछला पढ़ा हुआ है वो बराबर हमको याद आएगा, है ना। तो ये वाली भी एक्टिविटी हमने किए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, वनस्पति और प्राणी। तो ऐसे ये पंच जगत पद्धति रॉबर्ट विटाकर वैज्ञानिक ने हमको बताई थी। तो चलो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो फिर से हम अपने इसमें आएंगे कि हमने पिछली कक्षा में सजीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्राणी वनस्पति दोनों आते हैं। तो हमको अभी पढ़ना है सिर्फ वनस्पतियों का वर्गीकरण। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं पिछली कक्षा से ही कि हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पूरे विश्व में उपलब्ध हैं, और इतनी ज़्यादा प्रजातियां हैं, इतनी ज़्यादा वनस्पतियां हैं कि फिर से हमको इनका अध्ययन करने असंभव है। तो निश्चित रूप से वर्गीकरण की आवश्यकता है। तो उसी वर्गीकरण को हम आगे बढ़ाते हैं, और उससे पहले थोड़ा सा हम ये भी देखते हैं कि थोड़ा वनस्पतियों के बारे में, कि कुछ वनस्पतियां देखिए हमारे परिसर में ही, आप देखिए, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपने परिसर में देखिए कि हमारे आसपास कितनी सारी वनस्पतियाँ होती है। तो कुछ छोटी होती हैं, बौनी जिसको कहते हैं, कुछ वनस्पतियाँ बहुत बड़ी होती हैं, और कुछ तो इतनी ऊंची होती है और उनका बहुत अधिक घेरा होता है। तो इस तरह से वनस्पतियाँ होती हैं। कुछ वनस्पतियाँ पानी के नीचे भी पाई जाती है, पानी के अंदर। कुछ वनस्पतियाँ पानी के ऊपर तैरती हैं। कुछ वनस्पतियाँ रेगिस्तान में होती हैं, और कुछ वनस्पतियाँ तो ऐसी हैं बच्चों कि जिनमें जड़ यानी तना, पत्ती, ये सब कुछ नहीं होता है, तब भी वो हरी दिखती हैं हमें। और ये फिर वनस्पतियाँ कैसी हैं कि अन्य वनस्पतियों की तुलना में ये बिल्कुल भिन्न है, यानी सामान्य वनस्पतियों की तरह ये नहीं है। तो ऐसी भी वनस्पतियाँ होती है जिसमें जड़ नहीं होता, तना नहीं होता, पत्ती नहीं होता, तब भी वनस्पति में आती हैं, उनका वर्गीकरण उसमें किया हुआ है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे एक प्रकार की वनस्पति की हमें अनेक प्रजातियाँ, उसमें भी अनेक विविधता दिखाई देती हैं। जैसे हमने पिछले उदाहरण में किया था गुलाब के फूल का, कितनी सारी प्रजातियाँ। फिर आम यदि है तो आम के कितने सारे ये होते हैं, क्या बोलते हैं, स्वाद के अनुसार आम होते हैं। उसके बाद में फिर चावल की कितनी विविधता है। तो ऐसे अनेक वनस्पति की हमको असंख्य विविधता दिखाई देती है। तो फिर से जो अभी हमने देखा रॉबर्ट विटाकर की पंच जगत पद्धतियों के बारे में पढ़ा। उसके बाद में अभी हम ये देखेंगे कि अब इनका राज क्या है, कि इनमें ऐसा क्या होता है, क्या राज छुपा है जो हमारे परिसर को इतना हरा भरा रखने में मदद करते हैं। तो वनस्पति में ऐसे कौन से में क्या पाया जाता है, कौन सा विशेष अंतर है जो वनस्पति कोशिका में होता है और प्राणी कोशिका में नहीं होता है। तो बच्चों, कोशिका जो है भित्ति युक्त दृश्य केंद्रीय कोशिकाओं में होने वाले स्वयं पोषी समूह सजीवों के समूह को वनस्पति के नाम से पहचाना जाता है।
अब जैसे हमने अभी पहले ही बोला कि जो वनस्पतियाँ हरी भरी होती हैं वहाँ अपना भोजन स्वयं निर्माण करती हैं, वे स्वयं पोषी हैं। जो 4 घटक कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य प्रकाश और हरित लवक, जिसे पर्णहरित भी कहते हैं। तो ये 4 घटक की उपस्थिति में वनस्पतियां अपना पोषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से स्वयं निर्माण करती हैं। इसीलिए इन्हें हम स्वयं पोषी कहते हैं बच्चों। तो अभी देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन जरूर कर रही हूँ, पर क्या है कि वीडियो में कम्युनिकेशन नहीं है। तो जब आप वीडियो देखोगे तो आपके सामने टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक तो रहेगी ही, उस संबंधित पेज को खोलना है। और जब आप नहीं समझते हैं तो फिर से वीडियो को रोक दीजिए, फिर से आप बुक खोलिए और जो मैं कह रही हूँ, आप उत्तर यहाँ नहीं दे पा रहे पर उसको मन में ज़रूर सोचिए और उसका नोट करिए अपनी कॉपी में, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वनस्पति जो है पर स्वयं पोषी है, हमने अभी कही ये बात। तो स्वयं पोषी होने के कारण ये सभी के लिए एक भोजन का प्रमुख स्रोत है। किसके लिए? जगत में पाए जाने वाले अन्य सजीव जितने भी हैं, तो सबके लिए ये एक क्या है? पोषक का आधार है। तो बच्चों थोड़ा सा हम क्राइटेरिया यानी जो पिछला इसमें देखा था क्लास में, फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि वर्गीकरण के आधार कौन कौन से मापदंड हैं। तो कोशिका की जटिलता, वो आदि केंद्रीय है या दृश्य केंद्रीय है। फिर सजीवों की जटिलता, वे एक कोशीय है या बहुकोशीय है। फिर पोषण का स्तर, वनस्पति है तो स्वयं पोषी, कवक है तो परपोषी और प्राणी है तो परपोषी और भक्षण भी दोनों हो सकते हैं। चौथा पॉइंट है जीवन शैली, चौथा आधार। वनस्पति है तो उत्पादक, प्राणी है तो भक्षक और कवक है तो विघटक। पांचवा पॉइंट है वंशावली संबंध। अब इसमें क्या है कि आदि केंद्रीय शुरू से दृश्य केंद्रीय तक, फिर एक कोशीय से बहुकोशीय तक। तो ये जो सारे फर्क हैं, तो ये वर्गीकरण के 5 मापदंड हैं जो व्हिटाकर वैज्ञानिक ने हमें बताए हैं। तो बच्चों अब इसी को आगे बढ़ते हैं और उच्च स्तर पे अब 9वीं कक्षा में आपको वनस्पतियों का वर्गीकरण, जो आज हमारा प्रकरण है। तो पहला आधार क्या है? सबसे पहला क्या है कि वनस्पति में अंग हैं या नहीं है, इसके आधार पर वर्गीकरण होता है। दूसरा पॉइंट है पानी और भोजन के वहन के लिए स्वतंत्र उत्तक संस्थान का होना या न होना है या नहीं है। फिर वनस्पति में बीज धारण करने की क्षमता है या नहीं है, और है तो वो बीज फल से ढका है या नहीं है। फिर बाद में बीजों की संख्या के आधार पर, यदि एक बीज है तो अलग समूह हो जाएगा, फिर एक से ज़्यादा है तो अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से उच्च स्तरीय वर्गीकरण में फिर फूल, फल, बीज का आना या न आना, इस आधार पर भी एक बीजपत्री तथा अबीजपत्री, इस तरह से वर्गीकरण किया गया है। फिर 1883 में एचेट वनस्पति तज्ञ थे, उन्होंने वनस्पति जगत को फिर से 2 उपसृष्टि में वर्गीकरण किया था, बीजपत्री और अबीजपत्री वनस्पति। तो अभी हम यहाँ देखेंगे बच्चों फिर से कि फिर बीज जो है फल से ढका हुआ है या नहीं है, इसके आधार पर फिर बीजपत्री वनस्पतियाँ को 2 इसमें हैं, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। फिर अनावृत बीजी को फिर से एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की 1 है या 2 है, तो ये हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो ये जो है बच्चों आपके सामने एक संकल्पना चित्र है, इस तरह से बनाया है, आप भी अपनी कॉपी में से बनाएंगे। तो ये 3 विभागों में इनका वर्गीकरण किया हुआ है, किसका? अबीजपत्री वनस्पतियों का। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जिसको क्रिप्टोग्राम्स भी कहते हैं, आपके बुक में दोनों लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। तो इनके 3 विभाग हो गए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा हो गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों थैलोफाइटा का, तो उदाहरण कौन सा लिया है हमने यहाँ पे? स्पाइरोगायरा, जिसको हम शैवाल कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी रचना देखिए बच्चों, इसकी आकृति बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा आप लोग क्लास में। ये है स्पाइरोगायरा का। अब यहाँ पर ये आपको देखना है बच्चों
कि ये जो शैवाल है, ये शैवाल में भी विविधता पाई जाती है। ये एक कोशीय भी होते हैं, बहुकोशीय भी होते हैं। उसके बाद में अति सूक्ष्म, इससे देखने पर यह पता चलता है कि अनेक आकार में भी ये पाए जाते हैं। ये कुछ मीठे पानी में होते हैं तो कुछ खारे पानी में होते हैं। तो इनका जो शरीर है प्रमुख रूप से बहुत नरम होता है, तंतुमय होता है। इसी समूह में पर्णहरी न होने वाले भी विभिन्न प्रकार के किण्व तथा फफूंदी का समावेश भी होता है, जिन्हें हम कवक वर्ग कहते हैं। तो ये हो गया बच्चों थैलोफाइटा विभाग के बारे में। एक उदाहरण लिया, आपकी बुक में और उदाहरण दिए हुए हैं, आप बुक भी अच्छे से देखिए। एल्वा, अल्वा, कारा, इस तरह की वनस्पतियां हैं। फिर दूसरा विभाग है बच्चों ब्रायोफाइटा। कौन सा विभाग है? ब्रायोफाइटा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एक उदाहरण लिया है मैंने ब्रायोफाइटा का, जिससे ब्रायोफाइटा का आपकी बुक में ही डायग्राम देखिएगा, उसमें दिया हुआ है फ्यूनेरिया मार्केंशिया रिक्शा। तो इसमें जो है इस वर्ग की, इस विभाग की वनस्पतियों में जड़, तना, पत्ती ये नहीं होती हैं। इनमें पत्तियों जैसी रचना होती है, लेकिन ये एक जैसे ही पूरा दिखता है। इसमें आप अलग से पहचान नहीं सकते कि कौन सी जड़ है और कौन सी तना है। इस तरह से इसकी रचना होती है एक रिबन के शेप में। यह वनस्पतियां बहुकोशीय स्वयंपोषी हैं। इनमें बीजाणु निर्मित से प्रजनन होता है। तो इस तरह के आपके बुक में उदाहरण दिए हैं, उसका मुझे ये नहीं मिल पाया, लेकिन आप बुक में इसका डायग्राम ज़रूर देखेंगे। उसके बाद में आप आएंगे टेरिडोफाइटा। तीसरा विभाग है टेरिडोफाइटा। तो ये उदाहरण है बच्चों फर्न प्लांट का, जिसको हम हिंदी में भी फर्नी कहते हैं, इंग्लिश में भी फर्नी कहते हैं। तो इस विभाग की वनस्पतियों में आप देखो जड़, तना, पत्ती, ये तीनों भाग आप अलग अलग तरह से पहचान सकते हैं। देखिए बच्चों अच्छे से, इस तरह से होते हैं ये, ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखते हैं। परंतु इनमें फूल और फल ये दोनों नहीं होते हैं। फिर जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए स्वतंत्र उत्तक पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं ना जड़ों में, ये यहाँ पे ये देखिए, इसमें अलग स्वतंत्र उत्तक होते हैं। इनका प्रजनन पत्तियों के निचले भाग में, यानी ये नीचे में, यहाँ पे अभी ये बड़ी होंगी ना, छोटा सा फर्न प्लांट है, तो जब ये बड़ा होता है ना, तो यहाँ पे इसके पीछे आपको ऐसे ये देखिए, क्या बोलते हैं उसको, स्पोर्स, बीजाणु दिखते हैं, जो प्रजनन की क्रिया में मदद करते हैं। तो इन बीजाणुओं से ही इनका प्रजनन होता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? देखो ये पत्ती के निचले भाग में पाए जाते हैं। तो ये कौन सा विभाग हो गया? टेरिडोफाइटा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि अभी हमने क्या देखा बेटा? बीजपत्रियों का वर्गीकरण, ठीक है। कितने इसमें हुआ? 3 विभाग हो गया। कौन कौन से हो गए? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब उसके बाद में अब हम किसका वर्गीकरण पढ़ेंगे? बीजपत्री वनस्पतियों का। किसका पढ़ेंगे? बीजपत्री वनस्पतियों का। अब यहाँ पे फर्क क्या है बच्चों? देखो, इसमें प्रजनन क्या होता है? बीज के द्वारा होता है। तो इनमें प्रजनन प्रक्रिया के पश्चात क्या होते हैं? बीज निर्माण होता है। फिर बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित पोषक पदार्थ होते हैं, जिनका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास में और अंकुरण के साथ, अंकुरण जब होता है उस समय ये किया जाता है। ये बीज फल से ढका हुआ है या नहीं, अभी जो मैंने आपको बताया था, फिर से ये आधार 8वां देखिए कि बीज ढका है या नहीं। उसके अनुसार आवृत बीजी और अनावृत बीजी। तो आवृत बीजी यानी इसमें क्या है? इसमें क्या है? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। और फिर जहाँ पे ये है और अनावृत बीजी, उसमें बीज होंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि कोई ये नहीं होता है, क्या कहते हैं उसको, कवर नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं अनावृत बीजी। तो इस प्रकार से आपके सामने
मैंने दिखाया आपको कि किस प्रकार वर्गीकरण है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, उसके लिए कृति है। आप है इसको ये चना है, बरबटी, इस तरह से मैंने लिए हैं और इसको पानी में डाला है। आप भी ये करके देखिएगा और इसको 6 से 8 घंटे तक रहने देना। यदि जब निकालने के बाद यदि ये बीज को देखो आप, इसके बराबर 2 भाग होते हैं, कवर भी निकलता है, ऐसे 2 भाग होते हैं, तो ये हो गया द्विबीजपत्री। और जिसके बीज के नहीं हुए वो हो गया एक बीजपत्री वनस्पति। तो ये दोनों में फर्क है, एक बीजपत्री क्या होती है और द्विबीजपत्री क्या होती है। तो जैसे मक्का है, गेहूँ है, ये सब आप डाल के देखिए और आप स्वयं करिए तो आपको ये बहुत अच्छे से अंतर समझ में आ जाएगा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या अंतर होता है। तो बच्चों अभी हमने क्या सीखा, हाँ ये भी देख लीजिए, ये रह गया हमारा अनावृत बीजिका कि जिसमें बीज में बीज के बाहर आवरण नहीं होता, कवर नहीं होता। तो ये कोन है ऐसे साइकस प्लांट के, तो ये देखिए यहाँ पे इसमें कोई कवर नहीं होता, इसलिए ये बीज नीचे गिरते जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मेल कोन है और एक ये फीमेल कोन है, नर और मादा। ये देखिए नर और मादा, इस तरह से है ये कोन। आप महाराज बाग वगैरह में कभी जाएंगे तो वहाँ आपको ये बहुत दिखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री वनस्पति के लिए। ये सब मैं अपने क्लास ग्रुप पे डाल देने वाली हूँ व्हाट्सएप पे, आप उसकी चिंता मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा और समझेंगे आगे। ये कृति तो मैंने आपको बता दी देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 2 लिया है हमने। एक ये पौधा है, ये देखिए इसमें जड़ें, इनका निरीक्षण कीजिए। घास है सिंपल, आपके परिसर में भी आपको मिल जाएगी। तो ऐसे आप पानी से धो लीजिए और ऐसे पारदर्शक वस्तु में रखिए पानी डाल के। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो जड़ें हैं, ये जड़ें कैसी हैं, ठीक है, मुसला जड़ें हैं कि तंतुमय जड़ें हैं कि रेशेदार हैं, ये सब आपको समझना है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरा पौधा है, देखिए बच्चों ये कौन सा है, ये तुलसी का लिया है मैंने। इस तरह से आप जासवंत का भी छोटा सा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमको सिर्फ जड़ों में फ़र्क समझना है। पहले तो सबसे पहला है बीज, तो हमने देख लिया कि पहला अंतर किस पर आप करेंगे, बीज पर। एक बीज है या द्विबीज है, कोई भी एक उदाहरण ले लीजिएगा। उसके बाद में जड़। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो जड़ है ये कैसी है, मुसला जड़ है, यानी यहाँ पे मेन जो जड़ है एक, और उसके बाद उसकी शाखाएं आपको दिख रही है। इस ऐसी जड़ों को हम कहते हैं मुसला जड़। क्या कहते हैं, मुसला जड़। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए एक बीजपत्री में क्या था बच्चों, ये रेशेदार तंतु में, यानी यहाँ देखिए आप, अब ऐसे नहीं, वो पानी में ही अच्छी दिखती हैं वैसे तो। देखिए मुझे तो अच्छे से दिख रही हैं, आपको भी दिखेंगी। देखो यहीं से इसकी रेशे चालू हो गई, इसमें कोई मूल जड़ नहीं है, एक उससे शाखाएं नहीं निकली है, ये बेस से ही बहुत सारी वो आधार दिख रहा है ना, वहीं से इसकी शाखाएं दिख रही हैं, तो इन्हें हम रेशेदार कहते हैं। अब आएंगे तने पर। अब एक बीज का क्या होता है, ये बहुत नाजुक होता है, मुलायम होता है, जबकि इसमें देखिए ये बहुत हार्ड होता है, यानी मजबूत होता है ना। देखिए इसकी तना, तुलसी का पेड़ तो हर जगह आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और भी है, आपको यदि अवेलेबल है तो आप ऐसा अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा पकड़ के देखिए, जब तक आप करके नहीं देखेंगे ना आपको आगे समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको याद नहीं करना पड़ेगा, समझ जाएगा तो आप अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। याद करोगे तो बार बार भूल जाओगे। अब एक बार अपने हाथ में पकड़ लिया, इसका जड़ देख लिया कैसा है, तना देख लिया मजबूत है, फिर इसकी भी घास की आपने देख ली, जड़ देख लिया कैसा है, तना देख लिया कैसा है ना। तो आपको बिल्कुल एकदम ध्यान में ही रहेगा कि बिल्कुल ये नाजुक है, ये मजबूत है। उसके बाद में बच्चों हम पत्ती पर आते हैं। तो ये जो एक बीजपत्री की पत्तियां होती है,
ये देखो इनमें ये जो नेटवर्क होता है जिसको हम शिरा विन्यास कहते हैं, ये समांतर होते हैं। जैसे समांतर किरणें कभी मिलती नहीं है ना, वैसे केले का पत्ता भी आपको उसमें भी ऐसे ही दिखेगा। तो ये इस तरह का होता है बच्चों। और ये इसमें घास वाले कैटेगरी में आ गया। दूसरी पत्ती है देखो बच्चों, ये जासवंत के, इसके लिए मैंने एक तुलसी की है। यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हो, बहुत अच्छे से दिख रहा है कि इसमें क्या है, जालियाँ दिख रही है। सेम ऐसे ही है, जासवंत का है तो इसमें भी आपको जालियाँ दिख रही है। तो इसको हम जालीदार शिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जालीदार शिरा विन्यास। उसके बाद में फूल। अब यहाँ पे एक बीजपत्री में देखेंगे तो ये 3 होता है, इसके 3 पंखुड़ियाँ होती हैं, 3 आवर्ती, ये देखिए 3 वाला, ठीक है ना। उसके बाद में ये जो जासवंत की पत्ती जो मैंने अभी दिखाई उसी का फूल दिखा रही हूँ। ये भी इसी झाड़ की पत्ती थी और यही फूल मैंने आपको दिखाया 3 पंखुड़ी वाला। ये देखिए अभी जासवंत के इसमें 1 2 3 4 5, 4 होंगे या 5 होंगे, जरूरी नहीं कि आपको 5 ही मिले या 4 ही मिले, कभी 4 भी मिल सकते हैं, कभी 5 भी मिल सकते हैं। तो फूलों की जो पंखुड़ियाँ ये कैसी हो गई? पंचभागी, चतुर्भागी या पंचभागी। और यहाँ पे क्या हो गई? वो त्रिभागी, यानी 3 पेटल्स हो गए। क्या हो? 3 पंखुड़ियाँ, हमने पढ़ा है ना फूल की रचना भी। तो इस तरह से बच्चों हम एक बीजपत्री वनस्पति और द्विबीजपत्री वनस्पति, ये दोनों में अंतर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और ऐसे समझेंगे कि हम इसे कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो हमें याद रहना चाहिए बच्चों, इसीलिए हम एक्टिविटीज़ करते हैं, कृतियाँ करते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं और वो चीज़ जानते हैं, तभी हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं। और परीक्षा में फिर जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम इसके उत्तर बराबर लिख सकेंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको आज का वनस्पतियों का वर्गीकरण, ये संकल्पना आपको समझ में आई होगी। और आपके पास टेक्स्ट बुक है और मैंने पहले भी बताया है कि आपको वीडियोस जो भेज रहे हैं वो किस फॉर्म में भेज रहे हैं आपको, कि और इतना सरल है कि आप जब चाहें तब खोल कर सकते हैं, है ना। तो आप जब भी टाइम मिले, जब भी आपके पेरेंट्स आते हैं, आप सिर्फ आधे घंटे के लिए मांगिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहता है, आधा घंटा या 30 मिनट, इससे ज़्यादा वीडियो होता ही नहीं है। तो आप थोड़ी देर देखिए, फिर अपनी टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक आपके पास में, तो पाठ्य पुस्तक में आप मार्क कर लीजिए कि हमको आज मैडम ने क्या बताया, क्या किया, उतना आप काम करिए बच्चों। समय बहुत इम्पोर्टेंट है, समय का महत्व करना सीखिए, जानना सीखिए, क्योंकि आगे अभी कैसा समय आएगा नहीं पता किसी को। तो ये सब फिर से लौट के आएगा क्या, ये पता नहीं, ये फिर से और रिपीट पढ़ा सकेंगे क्या, ये भी नहीं मालूम। तो जितना जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो बच्चों। थैंक यू। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।